वस्तु की कीमत बढ़े तो उस वस्तु पर होने वाला कुल व्यय भी पहले से कम। हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मांग की लोच, वस्तु की मांग की लोच के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर का नाम है मांग की कीमत लोच। ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि मांग की लोच क्या होती है, मांग की लोच के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में देखा था। मांग की आय लोच, मांग की कीमत लोच, मांग की आड़ी अथवा तिरछी लोच। इन तीनों में से अपने पास जो सिलेबस में है वो थर्ड, मतलब तीनों में से एक जो है वो है वस्तु की कीमत लोच। वस्तु की मांग की जो है कीमत लोच है, उसके बारे में हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। और इसी संदर्भ में हमने देखा था कि वस्तु की कीमत लोच जो है वो क्या होती है, इसको मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, उसके बारे में देखा था। 2 विधियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 3 विधियां टोटल है। पहली प्रतिशत अथवा अनुपातिक विधि, दूसरी ग्राफिक अथवा बिंदु विधि कहते हैं इसको, जिसमें हम मांग वक्र पर मांग की लोच को निकालते हैं, और तीसरी कुल व्यय विधि, यानी जब अपने पास कुल व्यय दे रखा हो और वस्तु की कीमत दे रखी हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है तो कुल व्यय में कितना और किस दिशा में परिवर्तन आता है। ये तो आपको पता है कि जब कीमत बदलती है तो उपभोक्ता मांग में परिवर्तन करेगा ही, मांग का नियम लागू होता ही है सामान्य वस्तुओं में। तो जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन आया है उसका प्रभाव मांग पर जरूर आएगा, मांग पर आएगा तो उस पर आने वाले खर्च में परिवर्तन जरूर आएगा। तो कुल मिलाकर जब कभी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है तो या तो उपभोक्ता अपनी मांग को इस प्रकार से एडजस्ट करेगा कि कुल व्यय पहले के बराबर रखे, या फिर कुल व्यय पहले से कम हो जाएगा, या फिर कुल व्यय पहले से बढ़ जाएगा। ये 3 कंडीशन अपने पास हो सकती है। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने यहाँ पर क्या देखना है कि कुल व्यय विधि के अंतर्गत वस्तु की मांग की कीमत लोच में हम कुल व्यय विधि को लेते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव वस्तु पर होने वाले कुल व्यय में कितना और किस दिशा में आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुल खर्च और कीमत, इन 2 बातों पर मेन फोकस करना है कि पहले वाली कीमत क्या थी और नई कीमत क्या रही, बढ़ी के घटी। पहले कुल खर्च कितना था, अब कुल खर्च पहले से बढ़ा या घटा या पहले के बराबर रहा, तो वो हमें यहां पर देखना है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 3 प्रकार हैं। पहला, इकाई के बराबर मांग की लोच, दूसरा लोचदार मांग, और तीसरा जो है वो है बेलोचदार मांग। इन तीनों प्रकारों के बारे में बताया था मार्शल ने, अर्थशास्त्री मार्शल ने कुल व्यय विधि के अंतर्गत 3 प्रकार के यहां पर कीमत लोच बताई है। किसने बताई है? ये मार्शल ने। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो इकाई के बराबर मांग की लोच, सेकंड है इकाई से अधिक अथवा लोचदार मांग, फिर है बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग। मेन बात हमें यहां पर देखना है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु पर किए जाने वाला कुल व्यय कैसे बदल रहा है, पहले से बढ़ रहा है या पहले से घट रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहां पर उदाहरण की सहायता से देखना होगा। तो पहले हम देखते हैं कि ये कंडीशन क्या, ये कंडीशन कब आती है, इसको हमें देखना है कि जब कभी वस्तु की कीमत बढ़े, ध्यान रखिएगा, जब कभी वस्तु की कीमत बढ़े या फिर वस्तु की कीमत घटे, उस वस्तु पर होने वाला कुल व्यय पहले के बराबर रहे, स्थिर रहे, कोई परिवर्तन नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच जो होगी वो इकाई के बराबर। ठीक, ध्यान रखिएगा कब, जब वस्तु की कीमत बढ़े या घटे, कुल व्यय पहले के बराबर रहे। अब इसको समझने के लिए हम यहां पर उदाहरण लेते हैं। हमें कीमत लेनी होगी, कुल मात्रा लेनी होगी, दोनों को गुणा करेंगे तो हमें यहां पर वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय मिलेगा। जैसे कि हमने वस्तु की कीमत को लिया 10 और वस्तु की मात्रा ली 400, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, 4000 रुपए यहां पर हमें वस्तु पर कुल व्यय मिलेगा। अब यदि वस्तु की कीमत घटकर हो जाए 8 और उस वस्तु की मांग बढ़कर हो जाए 500, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा? कोई परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। मांग का नियम यहां पर भी लागू हुआ, वस्तु की कीमत घटी तो मांग मात्रा बढ़ी, पर उस वस्तु पर होने वाला कुल व्यय पहले के बराबर है। देख रहे हैं आप, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा कुल व्यय में, तो इस स्थिति में मांग की जो लोच होगी वो इकाई के बराबर होगी। ध्यान रखिएगा हमेशा। फिर बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की, लोचदार मांग या अथवा इकाई से अधिक मांग कब होती है? जब वस्तु की कीमत बढ़े और उस वस्तु पर जो कुल व्यय किया जा रहा है वो पहले से घट जाए।
या फिर जब वस्तु की कीमत घटे तो उस वस्तु पर होने वाला कुल व्यय पहले से बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं इकाई से अधिक कीमत की लोच, मांग की लोच अथवा लोचदार मांग। ध्यान रखिएगा, जब वस्तु की कीमत और कुल व्यय में विपरीत दिशा में परिवर्तन हमें देखने को मिले। अब हम यहां पर देखते हैं इसको, इस पर भी यहां पर उदाहरण को देखेंगे। तो वही वस्तु की कीमत को लेते हैं, वस्तु की मात्रा को लेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो हमें यहां पर कुल व्यय मिलेगा। माना कि वस्तु की कीमत है 90 रुपया और उस वस्तु की मांग बाजार में की जा रही है 400, कुल व्यय कितना हो जाएगा? 36,000, 36,000। फिर जब वस्तु की कीमत घट के हो जाए 80 और मांग मात्रा बढ़ के हो जाए 500, ठीक है, तो इस स्थिति में कुल व्यय कितना हो जाएगा? 40,000। तो क्या देख रहे हैं आप, वस्तु की कीमत घटी तो कुल व्यय पहले से बढ़ गया। देख रहे हैं, विपरीत दिशा में वस्तु की कीमत घटी, कुल व्यय पहले से बढ़ गया, या फिर वस्तु की कीमत बढ़ी, कुल व्यय घट गया। तो क्या हुई स्थिति, कौन सी? यहां कीमत, मांग की लोच जो होगी वो कीमत लोच जो है वो 1 से अधिक होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर तीसरी बात करते हैं हम, बेलोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग कब होगी, वो हमें यहां पर समझना है। समझ में आ रहा है ना? अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक जरूर करें, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर हम बात करते हैं यहां पर बेलोचदार मांग की। तो बेलोचदार मांग में हम क्या देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत बढ़े तो उस वस्तु पर होने वाला कुल व्यय भी पहले से कम हो जाए। ठीक है, और वस्तु की कीमत पहले से बढ़े तो उस स्थिति में वस्तु पर कहने वाला कुल व्यय भी पहले से बढ़ जाए, या फिर जब वस्तु की कीमत घटे तो उस वस्तु पर होने वाला कुल व्यय पहले से घट जाए, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम इकाई से कम लोचदार मांग अथवा बेलोचदार मांग। आगे बात समझ में? यानी यह स्थिति कब होगी, जब कीमत और कुल व्यय दोनों समान दिशा में गति करें। कीमत बढ़े तो उस वस्तु पर कुल व्यय भी बढ़ जाए, कीमत घटे तो उस वस्तु पर कुल व्यय भी घट जाए, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम बेलोचदार मांग। तो इसके समझने के लिए हम यहां पर वही उदाहरण लेते हैं, कीमत और मात्रा दोनों ले लिया अपन ने, और माना कि वस्तु की कीमत 10 रुपया है, कुल मांग 100 इकाई है, खर्च कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। अब जब वस्तु की कीमत घटकर 8 रुपये हो जाए और उस वस्तु की मांग बढ़कर हो जाए 110 इकाइयां, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा? 880 रुपया। ये होगा। तो इस स्थिति में क्या देख रहे हैं आप कि जब वस्तु की कीमत घटी उस स्थिति में कुल व्यय भी घट गया। दोनों सेम दिशा में गति कर रहे हैं, समान दिशा में यहां पर गमन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मांग की लोच क्या हो जाएगी? 1 से कम। ध्यान रखिएगा, कितनी स्थितियां हैं? 3। पहली स्थिति कौन सी? इकाई के बराबर, यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव कुल व्यय पर कुछ नहीं पड़े, पहले के बराबर ही कुल व्यय रहे। यानी उपभोक्ता अपनी मांग को इस प्रकार से समायोजित करे वापस कि कुल व्यय पहले के बराबर रहे। और वस्तु की कीमत इकाई से अधिक कब होगी? जब कुल व्यय और कीमत और कुल व्यय में विपरीत दिशा में गमन हो। और 1 से कम बेलोचदार कब होगी? जब कीमत और कुल व्यय दोनों समान दिशा में गति करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मांग की जो कीमत लोच है, वस्तु की जो कीमत लोच है, वो 1 से कम होगी, बेलोचदार होगी। आगे बात समझ में? तो अब आपके लिए यहां पर क्वेश्चन ये है कि, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, जब वस्तु की कीमत बढ़े, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है आपके सामने, वस्तु की कीमत बढ़े और वस्तु पर होने वाला कुल व्यय वो घट जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होगी? पहला क्वेश्चन। सेकंड ये कि जब वस्तु की कीमत घटे और कुल व्यय भी घट जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में मांग की लोच क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करके डालिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करके डालिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा विद अपने नेम। ओके, आई बात समझ में? ये तो हुए एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये देखा कि मांग की कीमत लोच को मापने की जो कुल व्यय विधि है, इसके तीनों भागों को हमने यहां पर अच्छे से समझा। आगे बात समझ में? अब हम चित्र के द्वारा भी इस विधि को बता सकते हैं, इस विधि का वर्णन कर सकते हैं। एग्जाम में दोनों ही तरीके हैं। आप हो सकता है कि आप कंडीशन आपको लिखनी होगी, मैंने यहाँ पर सिंबल के रूप में बताया, आपको लिखनी होगी और फिर उदाहरण देना होगा। नोट्स में, बुक्स में, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, पास बुक्स में, सब जगह। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पर
चित्र के द्वारा, यानी जब चित्र की सहायता से हमें मांग की कीमत लोच को बतानी हो तो क्या स्थिति होती है वो हम लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले बोर्ड को साफ कर देते हैं ताकि स्पेस हो जाए थोड़ी सी। कैसा लग रहा है बेटा वीडियो? लाइक जरूर करना, नहीं लगे तो डिसलाइक करना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करो। फिर हम चित्र की सहायता समझें तो पहले क्या इन तीनों स्थितियों को आपस में लेते हैं कि मांग की लोच 1 के बराबर कब होगी? जब वस्तु की कीमत बढ़े अथवा वस्तु की कीमत घटे। उस स्थिति में मांग की कीमत उस वस्तु पर कहने वाला कुल व्यय जो है स्थिर रहेगा, तो मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर रहेगी। सेकेंड स्थिति, मांग की लोच लोचदार अथवा इकाई से अधिक कब रहेगी? जब वस्तु की कीमत बढ़े तो उस वस्तु पर होने वाला कुल व्यय पहले से घट जाए, कम हो जाए, या फिर जब वस्तु की कीमत घटे उस वस्तु पे होने वाला कुल व्यय पहले से बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। अब हम बात करते हैं मांग की लोच इकाई से कम। यह कब होगी? कि जब वस्तु की कीमत बढ़े तो उस वस्तु पर होने वाला कुल व्यय भी पहले से बढ़ जाए, और जब वस्तु की कीमत घटे तो उस वस्तु पर होने वाला कुल व्यय भी पहले से घट जाए। मतलब समान दिशा में जब गति करते हैं कीमत और कुल व्यय, तो इकाई से कम होगी, बेलोचदार होगी। लोचदार कब होगी? जब विपरीत दिशा में होगा। 1 के बराबर कब होगी? जब कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए हम चित्र बनाते हैं। इसके लिए हम यहां पर कुल व्यय वक्र बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ये हम यहां पर एक वक्र बनाते हैं। इस वक्र को हम बोलेंगे कुल व्यय वक्र। ठीक है, यहां पर ले लेंगे हम वस्तु की कीमत को। हमेशा आपको पता है इधर वस्तु की कीमत को लेते हैं, और यहां पर हम ले लेंगे वापस कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सपोज स्टार्टिंग में वस्तु की कीमत है OA। कितनी है? OA, और वस्तु पर होने वाला कुल व्यय है AB। कीमत OA, कुल व्यय AB। और जब कीमत बढ़ जाए, कीमत बढ़कर हो जाए OC, ठीक है, कीमत बढ़ गई तो कुल व्यय भी पहले से बढ़ गया। कुल व्यय हो गया CD। पहले AB था, अब CD पहले से ज्यादा है। कीमत जब बढ़ी कुल व्यय भी बढ़ गया। समान दिशा में गति कहां हो रही है? इस वाली कंडीशन में कीमत बढ़ी कुल व्यय भी बढ़ गया, तो इस स्थिति को कहेंगे हम मांग की लोच 1 से कम। ठीक, फिर हम कीमत को और बढ़ाते हैं। E, कीमत हो गई OE। उस स्थिति में कुल व्यय पहले CD था, EF। कोई चेंज आ रहा है? कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में यहां पर जब कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, कौन सी? ये वाला, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय पहले के बराबर ही रहे, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं हम मांग की लोच 1 के बराबर। ठीक है, यानी जब कीमत बढ़ी कुल व्यय पहले के बराबर ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं आया। ये देख सकते हैं, कीमत बढ़ी कुल व्यय पहले के बराबर ही है। अब हम बात करते हैं कि जब कीमत और बढ़ जाए, G, कीमत हो जाए OG, OE से बढ़कर OG हो जाए, कीमत और बढ़ गई, तो यहां पर हम देख रहे हैं कुल व्यय पहले EF था, घटकर GH हो गया। कीमत बढ़ी कुल व्यय घट गया, कीमत बढ़ी कुल व्यय घट गया, कीमत बढ़ी कुल व्यय घट गया। तो क्या होगा? यहां पर कौन सी स्थिति है? ये वाली, जिसमें कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घट जाए। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच जो होगी वो इकाई से अधिक होगी। ठीक, आगे बात समझ में क्लियर? तो इस प्रकार से चित्र की सहायता से भी हम यहां पर मांग की कीमत लोच को बता सकते हैं, कुल व्यय विधि को। तो दोनों ही तरीके हमने देखे, एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा, और साथ साथ हमने ये भी देखा है कि इस प्रकार से चित्र के द्वारा हम कीमत लोच को यानी कुल व्यय विधि को हम बता सकते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, वीडियो को वापस पीछे जाइए, वापस प्ले करिए और देखिए, समझिए। समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और किसी प्रकार का कमेंट आपको माइंड में आता है, वीडियो कैसा लगा, क्या है, कैसा नहीं, बताएं जरूर। लाइक जरूर करें, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक का ऑप्शन भी दिया है। और चैनल के नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपको पता है। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस प्रकार के कंटेंट बहुत ही जल्दी इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद
बेल आइकन का जरूर प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप जल्दी से इतने अच्छे और इजी वे से इकोनॉमिक्स के जो ट्रिक्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो अच्छे समझ पाएं। क्लियर? आगे बात समझ में? तो अब इसके रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं कि जब कुलव्यय वक्र बिल्कुल लंबवत होगा तो इस स्थिति में मांग की लोच क्या होगी? कुलव्यय जब लंबवत होता है तो मांग की लोच क्या होती है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्लियर? 2 टॉपिक और बचते हैं मांग की कीमत लोच के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टॉमस गुरुजी, बाय बाय।